नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे हमारी जो भूगोल की बुक है उसका चैप्टर 3 अपवाह पढ़ रहे थे और इसको हमने पहले फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। ठीक है, पहले उसको देखना फिर इस वीडियो को देखना। देखिए उसमें हमने भारत में अपवाह तंत्र पढ़ लिया था। ठीक है, हिमालयी नदियाँ पढ़ ली थी। अपवाह तंत्र में हमने तीनों तंत्र पढ़ लिए थे, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूरब की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो कौन कौन सी है इनमें। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये पूरब दिशा की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। ठीक है, नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। जो नर्मदा और ताप्ती दो ही नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में होकर बहती है और जो किधर बहती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इनकी जो अपवाह द्रोणियां हैं ये उत्तरी भारत की अपवाह द्रोणी से छोटी होती है। ठीक है, नर्मदा द्रोणी, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के निकट अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, जो हमारा मध्य प्रदेश जिला है तो मध्य प्रदेश के निकट में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है भ्रंश घाटी में होकर के, और ये जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। ठीक है, तो धुआंधार जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। देखो तापी द्रोणी, तापी जो नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होता है। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है जहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। नर्मदा से समानांतर एक भ्रंश घाटी में, ये नर्मदा के समानांतर ही एक भ्रंश घाटी में बहती है लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। जो अरब सागर तथा जो पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान है ये क्या है, बहुत ही सकड़ा है, बहुत चौड़ा नहीं है, बहुत सकड़ा है। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं उनकी लंबाई भी बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार है। गोदावरी द्रोणी, जो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी का जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई जो है वो 1500 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो गोदावरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। जो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियाँ उसमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गोदावरी नदी का ही है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, जो नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सहायक नदियां हैं इसकी पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा, पेनगंगा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। यह दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। जो गोदावरी नदी है दक्षिण की सबसे लंबी नदी है तो इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। महानदी द्रोणी, महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है
और इसकी लंबाई जो है 860 किलोमीटर है। और इसकी जो द्रोणी है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी, कृष्णा जो है कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से है और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा। और इसकी द्रोणी जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी द्रोणी, इसका उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से होता है। जो कावेरी नदी है ये पश्चिमी घाट के जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है उनसे ये निकलती हैं और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ हैं अमरावती, हेमावती, भवानी, काबिनी। ठीक है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। यह तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी के द्वारा बनाया जाता है और इसको शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। ये जो जलप्रपात है शिव समुद्रम, ये तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो पहला भी होगा, तो पहला जो जलप्रपात है उसका नाम है कूचिकल जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये कूचिकल जलप्रपात जो है ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में बाराही नदी पर स्थित है। ठीक है। और ये जो कूचिकल जलप्रपात है यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे झील। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है उसे झील कहते हैं। झील क्या होता है? जो पृथ्वी की सतह के गर्त यानी बड़े बड़े खड्डे। ठीक है। तो गर्त भागों में जहाँ जल जमा होता है, जहाँ जल इकट्ठा रहता है उसे झील कहते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। भारत में झीलें। भारत में बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। ठीक है। अधिकतर झीलें स्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि अन्य कुछ झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलाप के कारण हुआ है। भारत में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें। प्राकृतिक झीलें देखिए, बूलर झील, डल, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी है। ये प्राकृतिक झीलें हैं। अब मानव के द्वारा निर्मित झीलें देख लेते हैं। भारत में मानव निर्मित झीलें गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर और निजाम सागर, ये मानव के द्वारा बनाई गई झीलें हैं। झीलों की क्या उपयोगिता है, आइए देख लेते हैं। झीलों की क्या उपयोगिता है? देखिए, झीलें क्या होती है? पर्यटन को बढ़ावा देती है, बाढ़ की रोकथाम करती है, नदियों के बहाव को सुचारू बनाए रखती है। ठीक है। जल विद्युत का निर्माण करती है, नमक निर्माण करना, जलवायु को सामान्य बनाया जाता है, सिंचाई में सहायक होती है और जलीय पारितंत्र को संतुलित करना। तो ये क्या होगी झीलों की उपयोगिता। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। जो नदियां हैं उनका अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलता रहता है। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं
बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। नदी प्रदूषण से बचाव। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP, ठीक है। देखिए, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 यानी 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो देखिए बच्चों, हमारे चैप्टर हो गया कंप्लीट। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू बच्चों।